सो रिसेंटली मैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल की मूवी थिएटर में देख के आया था एंड दैट वाज पीक ब्रो। मांगा पढ़ने के बाद भी हर एक सीन बहुत ज्यादा हार्ड हिट करता है। ऑल्सो मैंने पूरा डीमन स्लेयर इंग्लिश डब में देखा था एंड मेरे थिएटर में बस सिर्फ और सिर्फ हिंदी डब की शोज थे, बट स्टिल मैं कहूंगा हिंदी डब उतना ज्यादा बुरा नहीं था। उन्होंने ज्यादा पावर्स एंड ब्रीदिंग स्टाइल्स के नामों को चेंज नहीं किया है एंड भाई बाकी सबकी डबिंग तो बढ़िया है, बट ये कौओं की डबिंग किसने करी है भाई। लिटरली एक बहुत ज्यादा इमोशनल सीन आता है मूवी में जहां पर तुम्हारी आंखों में से आंसू आने वाले होते हैं, तभी एक कौआ कुछ अनाउंसमेंट करता है एंड भाई मेरे साथ पूरा का पूरा थिएटर हंस रहा था इस सीन पर। ये मूवी का सबसे ज्यादा फनी मोमेंट था जो कि कंप्लीटली अनइंटेंशनल था। इवेंचुअली मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर इन्फिनिटी कासल तुम्हारे आसपास लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर जाना। एंड आई नो कि ये वीडियो थोड़ा लेट हो सकती है। I am sorry, बाबू। एंड अगर तुमने डीमन स्लेयर की मूवी मिस कर दी है तो चिंता मत करो, 26 सितंबर को चेनसो मैन की मूवी आ रही है। I am sorry, बाबू। एंड मैंने चेनसो मैन की भी मांगा पढ़ रखी है एंड मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये वाली मूवी भी क्रेजी होने वाली है। सो मैं तुम्हें जस्ट अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता था, एज मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि एनिमे इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम हो रहा है। लिटरली मेरे शहर में पहली बार कोई एनिमे की मूवी लगी है। सो बहुत ज्यादा पंचायत कर ली है, अब अपने मेन टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। मैंने ये बोला तो ऐसे जैसे मैं यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। एनीवेज आज मैं तुम्हें इस वीडियो में टॉप 12 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ एंड तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एज मैं इस वाली वीडियो में कोई भी मांगा की स्पॉइलर्स को इंक्लूड नहीं करूंगा। सो नंबर 12 पर आता है हमारा डिप्रेस्ड हाशिरा गियू तोमियो का। इन्फिनिटी कासल आर्क से पहले भी हमको थोड़ा बहुत आइडिया था कि गियू कितना ज्यादा पावरफुल है, बट इन्फिनिटी कासल आर्क में गियू अपनी लिमिट्स को सरपास कर देता है। एज हम सबको पता ही है कि गियू वाटर ब्रीदिंग को यूज करता है एंड उसने वाटर ब्रीदिंग के सारे फॉर्म्स को मास्टर कर रखा है, जिसकी वजह से उसकी फाइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। बेसिकली गियू डिफेंस एंड ऑफेंस दोनों में बहुत ज्यादा अच्छा है। इन्फिनिटी कासल से पहले हमने गियू को एक्शन में स्पाइडर फैमिली वाले आर्क में देखा था एंड जहां पर तांजीरो लोअर मून 5 रुई के थ्रेड्स को काटने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, वहां पर गियू ने लिटरली एक स्ट्राइक से ही रियू की गुद्दी चटका दी थी। बट एक चीज इसकी वजह से गियू हमारे टॉप 10 की लिस्ट में है, जबकि काफी सारे हाशिराज इस लिस्ट में नहीं आ पाए हैं। वो है उसकी वाटर ब्रीदिंग का 11th फॉर्म डेड काम, जिसको उसने खुद क्रिएट किया है एंड डेड काम को देखकर ही आकाजा मूवी में इतना ज्यादा गीला हो गया था लिटरली। एज आकाजा ने पहले भी वाटर हाशिराज से फाइट की थी एंड उन्हें मारा भी था, बट उनमें से किसी के भी पास डेड काम नहीं थी। एंड गियू कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो हम मूवी में ऑलरेडी देख ही चुके हैं। उसने काफी ज्यादा लंबे टाइम तक आकाजा से टो टू टो फाइट की थी, एज ऑलमोस्ट पूरी फाइट की टाइम पर तांजीरो अपने ख्वाबों में खो रखा था एंड बेचारे गियू को आकाजा की मार झेलनी पड़ रही थी। एज मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें मांगा के स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, इसलिए मैं गियू की और ज्यादा क्रेजी पावर्स एंड फीट्स के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, बट मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि गियू का अभी भी इन्फिनिटी कासल में काफी ज्यादा बड़ा रोल होने वाला है। नंबर 11 पर है हान तेंगू दी अपर मून 4। हान तेंगू की मेन पावर थी उसकी ब्लड डीमन आर्ट, जिसका यूज करके वो अपने 4 क्लोन्स बना सकता था जो कि उसके इमोशंस को रिप्रेजेंट करते थे एंड उसके हर एक क्लोन की पावर अपर रैंक डीमन के बराबर थी। सेकिदो, आइज़ेत्सु, ओरोगी एंड कराकू ने मिलकर तांजीरो, नेजुको एंड गेन्या को बहुत मारा था एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ये तीनों उस टाइम पर वीक थे। तांजीरो को हिनोकामी कागरा यूज करना आता था एंड नेजुको भी अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर सकती थी। जब हान तेंगू के चारों क्लोन्स एक साथ फ्यूज हो जाते हैं तब जोहाकू 10 क्रिएट होता है एंड अगेन जोहाकू 10 फॉर्म का यूज करके हान तेंगू ने हमारे तीनों डीमन स्लेयर प्लस मेरी फेवरेट हाशिरा मित्सुरी की भी गुद्दी चटका दी थी। इस फॉर्म में हान तेंगू की बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल हो जाती है कि उस पर फिजिकल अटैक्स का ऑलमोस्ट 0 डैमेज होता है एंड इवन हान तेंगू इस फॉर्म में मीशो का हाशिरामा भी बन जाता है, एज वो इस वाली फॉर्म में वुड स्टाइल के अटैक्स भी यूज कर सकता है। ऑल्सो हान तेंगू को मार पाना बाकी डीमन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ट्रिकी भी है, एज उसकी मेन बॉडी बहुत ज्यादा छोटी है एंड उसको ढूंढ के मार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नंबर 10 पर आता है मिस्ट हाशिरा म्यूचिरो तोकितो, जिसे हाशिरा बने हुए सबसे ज्यादा कम टाइम हुआ है एंड स्टिल वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डीमन स्लेयर है टू एवर एग्जिस्ट। म्यूचिरो की पोटेंशियल तुम इसी से समझ सकते हो कि वो पहला हाशिरा है जिसने अकेले एक अपर मून को हराया था। ऑल्सो डीमन स्लेयर यूनिवर्स में डीमन स्लेयर्स को जितने भी पावर अप्स मिल सकते हैं लाइक डीमन स्लेयर मार्क, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, रेड नेचर इन स्वॉर्ड, ये सब के सब म्यूचिरो के पास हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारे स्नेक हाशिरा ओबिनाई के भी पास हैं, बट म्यूचिरो को जो चीज बाकी सारे हाशिरा से सेपरेट करती है वो है उसका रिलेशन विद सुकीगुनी फैमिली, जिनमें से एक है योरीची सुकीगुनी जिसने मुजान को लिटरली घसीट के मारा था एंड दूसरा मेंबर भी उतना ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, वो है अपर मून 1 गोजो का रिश्तेदार 6 आंखों वाला कोकोशिबो। इसीलिए अगर डीमन स्लेयर यूनिवर्स में तुम्हारा दूर दूर तक भी सुकीगुनी फैमिली या फिर बेसिकली योरीची से कोई भी कनेक्शन है तो तुम्हारा ओवर पावर्ड होना काफी ज्यादा इजी है, जिसका बेस्ट एग्जांपल हमारा मेन कैरेक्टर तांजीरो खुद है। म्यूचिरो की पोटेंशियल हमने एनिमे में ऑलरेडी देख
देख रखी है भाई। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के टाइम पर उसने ओबिनाई एंड सानेमी दोनों को शॉक करके रख दिया था। 1v2 में भी उसने सानेमी एंड ओबिनाई को हैंडल कर लिया था, बट ऑफ कोर्स वो तीनों सीरियसली फाइट नहीं कर रहे थे। बट स्टिल म्यूचिरो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाशिरास में से एक है एंड तुमको उसकी रियल पावर इन्फिनिटी कासल पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, जब उसकी फाइट उसके ताऊ कोको शिबो से होगी। नंबर 10 पर आती है नाकिमे। अब ये रैंकिंग तुम्हें थोड़ा बहुत शॉक कर सकती है, एज नाकिमे फाइट करने में उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल फिर उसको डैमेज कर पाना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल है। पूरा का पूरा इन्फिनिटी कासल नाकिमे की ही ब्लड डीमन आर्ट है, जिसकी वजह से तुम ये कह सकते हो कि मुजान के लिए नाकिमे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज लिटरली नाकिमे की वजह से ही मुजान एंड बाकी डीमंस के पास एक घर है यार। एंड अगर इन्फिनिटी कासल नहीं होता तो मुजान को दिन में अलग अलग जगहों पर छुपना पड़ता, जो कि बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता उसके लिए। ऑल्सो नाकिमे का इन्फिनिटी कासल के एंड में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपनी यूजफुलनेस की वजह से नाकिमे लिस्ट में इतनी ज्यादा ऊपर है। एज अगर तुम नाकिमे से पंगा ले रहे हो तो फिर तुम मुजान से पंगा ले रहे हो। नंबर 9 पर है हमारा मेन कैरेक्टर कामाबोको गोनपाचिरो, जिसे आकाता वाली फाइट के टाइम पर एक काफी ज्यादा क्रेजी पावर अप मिल गया था, जो कि है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, जिसे हिंदी डब में पारदर्शी दुनिया कर दिया गया है। आई गेस पूरी मूवी में उन्होंने बस एक इसी एबिलिटी का नाम चेंज किया है, पता नहीं क्यों। एनीवेज तांजीरो के पास म्यूचिरो वाली सारी एबिलिटीज हैं एंड उसका पावर लेवल भी ऑलमोस्ट उसी के बराबर है, बट तांजीरो के पास एक काफी ज्यादा क्रेजी एडवांटेज है, जो कि है उसकी सन ब्रीदिंग। सन ब्रीदिंग का तुम्हें पता ही है, उसे यूज करता था दी वन एंड ओनली योरीची, एंड इसी एक रीजन की वजह से सन ब्रीदिंग सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल है। इवन योरीची एंड उसकी सन ब्रीदिंग से पहले कोई भी ब्रीदिंग स्टाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, एंड बाकी सारी ब्रीदिंग स्टाइल सन ब्रीदिंग से ही निकली हुई हैं। एंड अपनी सन ब्रीदिंग की वजह से ही तांजीरो हमारी लिस्ट में इतना ज्यादा ऊपर है। एज अगर वो अपनी वाटर ब्रीदिंग का यूज करता रहता तो वो ग्यू के लेवल पर भी कभी नहीं पहुंच पाता। एज ग्यू ने बहुत ज्यादा अच्छे से वाटर ब्रीदिंग को मास्टर कर रखा है एंड वो पूरी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल वाटर हाशिरा है। नंबर 8 पर है हर टाइम गुस्से में रहने वाला विंड हाशिरा सानेमी शिनाजुगावा। सानेमी अपनी खुद की एक लीग में आता है, सिर्फ और सिर्फ ग्यो में ही सानेमी के लेवल के आसपास है। म्यूचिरो की तरह सानेमी के पास भी डीमन स्लेयर मार्क एंड ब्राइट रेड नीचरिन ब्लेड दोनों है। ऑल्सो सानेमी सारे डीमन स्लेयर्स में से सबसे ज्यादा फास्ट है, इवन ग्यो में से भी ज्यादा फास्ट। एंड फास्ट होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। ऐसे सारे हाशिराज में से फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में सिर्फ ग्यो में ही उससे आगे है। रेनगोकू एंड मित्सुरी की फिजिकल स्ट्रेंथ को भी ऑथर ने सानेमी के बराबर ही बताया है, बट रेनगोकू ने कभी भी डीमन स्लेयर मार्क को अवेक नहीं किया था एंड मित्सुरी के पास कभी भी ब्राइट रेड नीचरिन ब्लेड नहीं आई थी। इसी रीजन की वजह से रेनगोकू एंड मित्सुरी सानेमी से नीचे रैंक होते हैं पावर के मामले में। बट स्टिल अगर आकाजा वाली फाइट में रेनगोकू ने डीमन स्लेयर मार्क को अवेक कर लिया होता तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि आकाजा का गेम बच जाता। एनीवे सानेमी की स्ट्रेंथ के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है उसकी मास्टरी ओवर विंड स्टाइल, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा क्रेजी एबिलिटीज को यूज कर पाता है। एंड इस सब के बाद सानेमी के पास एक बहुत ज्यादा रेयर एबिलिटी भी है, उसका ब्लड बहुत ही ज्यादा रेयर है एंड उसके ब्लड से लिटरली डीमंस को नशे होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स सानेमी को फाइट के टाइम पर बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलती है। नंबर 7 पर आता है अपर मून 3 आकाजा। एंड आकाजा जब डीमन नहीं था तब भी वो किसी डीमन से कम नहीं था। केजो से मार्शल आर्ट सीखने के बाद आकाजा लिटरली अनस्टॉपेबल था एंड इवन उसके टीचर केजो के बारे में भी सबको पता था कि उसे नॉर्मली मारा नहीं जा सकता है, इसलिए दूसरे डोजो वाले लोगों ने उसे मारने के लिए पॉइजन का यूज किया था। एंड फिर हमने यूमन अकाजा की स्ट्रेंथ का एक एग्जांपल देखा था, उसने लिटरली 67 ट्रेन स्वॉर्ड्समैन को सिर्फ अपने हाथों से ही मार डाला था। आकाजा डीमन बनने से पहले इतना ज्यादा पावरफुल था कि मुजान को डेस्परेटली आकाजा को एक डीमन बनाना चाहता था। उसने आकाजा को कोई भी चॉइस नहीं दी थी एंड सीधे उसमें अपना ब्लड डाल दिया था। आकाजा डीमन बनने से पहले डोमा की तरह कोई ईवल बंदा नहीं था एंड डीमन बनने के बाद भी आकाजा कभी भी लड़कियों एंड बच्चों को नहीं खाता था, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ पर भी काफी ज्यादा लिमिटेशंस लगी हुई थी। स्टिल आकाजा की रीजनरेशन इस लेवल पर थी कि वो अपने हेड तक को भी रीग्रो कर सकता था। वो तो आकाजा की पत्नी बीच में आ गई, वरना गियो एंड तांजीरो के एल लगना कंफर्म था। नंबर 6 पर आता है स्टोन हाशिरा ग्योमे। ग्योमे को हमको एनिमे में बस एक बार फाइट करते हुए दिखाया गया एंड वो भी डायरेक्टली मुजान से। उसने काफी ज्यादा इजीली मुजान के सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर दिया था। ग्योमे के बारे में हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, एज उसकी ट्रू पावर्स तुम आने वाली मूवीज में विटनेस करोगे। बट बिना किसी डाउट के ग्योमे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है करंट जनरेशन का एंड हमें सिर्फ एक ही ऐसे डीमन स्लेयर के बारे में पता है जो कि ग्योमे से ज्यादा पावरफुल था। उसके बारे में हम लिस्ट में आगे बात करेंगे। फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में ग्योमे अपनी खुद की एक लीग में आता है। डेटा बुक्स में क्लियरली मेंशन्ड है कि ग्योमे से ज्यादा स्ट्रेंथ किसी भी हाशिरा में नहीं है। डीमंस एंड मुजान के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि ग्योमे अंधा है, वरना पता नहीं वो और कितना ज्यादा पावरफुल होता। नंबर 5 पर आता है सबसे ज्यादा इवल डीमन डोमा। अब भले पावर की लिस्ट में वो नंबर 5 पर है, बट
हरामी पने में उसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। इवन मुजान की स्टोरी भी थोड़ी बहुत सैड थी, बट डोमा जो कुछ भी करता है वो अपनी मस्ती के लिए करता है। डोमा की पावर के पीछे का मेन रीजन है उसकी ब्लड डीमन आर्ट, जिसका यूज करके वो आइस को क्रिएट एंड मैनिपुलेट कर सकता है। उसने बिना किसी डिफिकल्टी के शिनोबू को मार दिया था। ऑल्सो उसने पास्ट में उसकी बड़ी बहन जो कि फ्लावर हाशिरा थी उसको भी मार रखा है। आकाजा की तरह ही डोमा की रिजोनेशन एबिलिटी भी बहुत ज्यादा क्रेजी लेवल पर है। नंबर 4 पर है गोजो का रिश्तेदार 6 आंखों वाला कोकोशिबो। पहली बात तो कोकोशिबो बहुत ज्यादा बूढ़ा है। बूढ़ा कोकोशिबो की एज ऑलमोस्ट 500 साल है, जिसका मतलब उसके पास बहुत ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है। ऑल्सो डीमन बनने से पहले हमारे कोकोशिबो जी एक डीमन स्लेयर हुआ करते थे, जिसकी वजह से उनको टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग भी आती है। एंड सिर्फ आती ही नहीं है, उसके पास सेकंड मोस्ट पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल है, मून ब्रीदिंग। स्पीड, पावर, रिएक्शन टाइम, एजिलिटी, बैटल एक्सपीरियंस, ये सब चीजों के मामले में मुजान को छोड़कर कोई भी डीमन कोकोशिबो के आसपास भी नहीं है। एंड ये सारी चीजों को तो कोकोशिबो अपने बेस फॉर्म में अचीव कर लेता है, बट ऑल्सो कोकोशिबो को डीमन स्लेयर्स की भी सारी टेक्निक्स आती हैं। ब्रीदिंग स्टाइल, डीमन स्लेयर मार्क, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, एंड उसके पास उसकी क्रेजी कटाना तो है ही। भाई एक ऐसा डीमन जिसके पास डीमन स्लेयर मार्क हो एंड लिटरली गोजो की 6 आईज हो, कोई भी डीमन स्लेयर उससे क्या ही फाइट करेगा। कोकोशिबो बोलो का कुछ भरोसा नहीं है भाई। जिस हिसाब से उसके पास एबिलिटीज हैं, हो सकता है कुछ टाइम में वो इन्फिनिटी एंड अपना डोमेन भी अनलॉक कर लेता। थ्रू आउट द इन्फिनिटी कासल आई अलोन एम द ऑनर्ड वन। कोकोशिबो भाई ये मुजान से कह देना यार, ये कासल में लड़की बन के ना घुमा करेगी, कुछ कुछ होने लगता है यार मेरे को। एंड तुम्हारी बारी है ना आज इन्फिनिटी कासल में पोंछा लगाने की। आकाजा ने झाड़ू लगा दिया, जाके पोंछा लगाओ। यहाँ पर ये बेफालतू की नौटंकियां मत करो। नंबर 3 पर आता है डीमन किंग मुजान जैक्सन। ऑब्वियसली फर्स्ट डीमन होने की वजह से एंड डीमन समाज का क्रिएटर होने की वजह से मुजान सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन है। कोकोशिबो की तरह मुजान भी एक बुढ़ऊ है जो कि हजारों सालों से जिंदा है एंड इवन वो सारे के सारे डीमंस को टेलीपैथिकली भी कंट्रोल कर सकता है। अपने पास इतना ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस होने की वजह से मुजान बहुत ज्यादा टैक्टिकल है, बट ऑल्सो मुजान कोई बेवकूफ बंदा नहीं है, वो बहुत ज्यादा चालाक है। डीमन किंग होने की वजह से मुजान की रीजनरेशन एबिलिटी सारे डीमन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इवन कोई कंपैरिजन भी नहीं है। योरीची ने उसके हजारों टुकड़े कर दिए थे, बट वो वहां से भागकर फिर से कंप्लीटली हील हो गया था। मुजान इतनी ज्यादा तेजी से अपने आप को हील करता है कि सामने वाले को लगता है कि उसका अटैक कभी मुजान को लगा ही नहीं था। ऑल्सो मुजान जैसे चाहे अपनी बॉडी को चेंज कर सकता है, जिसका यूज करके वो लड़का लड़की में कन्वर्ट होता रहता है। कितनी ज्यादा प्रोग्रेसिव सोच है मुजान भाई की। एनीवेज नंबर 2 पर आता है डीमन किंग तांजीरो, जिसके बारे में मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा एज बिना स्पॉयलर्स के मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकता हूं। बट तुम इतना जान लो कि डीमन स्लेयर यूनिवर्स में जितने भी क्रेजी एबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, उसके पास वो सारी एबिलिटीज हैं। एंड योरीची को भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती अगर उसको डीमन किंग तांजीरो को हराना होता तो। सो तुम लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि नंबर 1 पर कौन है। नन अदर देन योरीची सुकीगुनी। योरीची इतनी स्पीड से अपनी कटाना को चलाता था कि उसके मूवमेंट्स को इमिटेट करने के लिए लोगों ने एक मशीन बनाई थी जिसके पास 6 हाथ थे। स्टिल वो मशीन योरीची की सिर्फ और सिर्फ 20% स्पीड को ही मैच कर सकती थी। योरीची ब्रीथिंग स्टाइल्स का क्रिएटर था। योरीची के पास बर्थ से डीमन स्लेयर मार्क था। योरीची अपने बर्थ के टाइम से ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को यूज कर सकता था। योरीची की सन ब्रीदिंग सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल थी। योरीची का खौफ इतना ज्यादा था कि सिर्फ उसकी इयररिंग्स को तांजीरो के पास देखकर मुजान की फट के हाथ में आ गई थी। जब तक योरीची जिंदा था मुजान ने बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। लिटरली मुजान को पीटीएसडी था भाई योरीची की वजह से। अगर योरीची मॉडर्न टाइम में अकेले इन्फिनिटी कासल में घुसता एंड उसकी एक एक करके सबसे फाइट होती तो वो अकेले पूरे इन्फिनिटी कासल को निपटा देता। इवन चैट जीपीटी के हिसाब से अगर योरीची पर सारे अपर मून्स एंड मुजान एक साथ हमला करते हैं तब भी 50% चांसेस हैं कि योरीची सारे अपर मून्स प्लस मुजान को एक साथ खत्म कर देता। सो रैंकिंग यहीं पे खत्म होती है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं तुम्हें कोई भी स्पॉयलर्स ना दूं। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। ऑल्सो अगर तुम्हें जानना है कि क्या होता अगर योरीची तांजीरो को ट्रेन करता तो तुम्हारी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, तुम उसे क्लिक करके देख सकते हो। मैंने दिए साल अपनी कलम को है ब्रो, कोई भी सीजन कैसे मुझे हटा पाएगा। आंखें बंद करके सुनो तुम मेरा संगीत, डैम बेला तू ही बचा पाएगा। मैं गोकू हूँ अंडरग्राउंड सीन का, तो कामेहामेहा जैसा संगीत है। भाइयों से मैं गिरा रहता सुबह शाम, कहानी मेरी शुरू होती स्ट्रीट से।